हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एंड प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, वही वन शॉट रिवीजन जो आपको 30 मिनट में पिछला लाइक चैप्टर कवर करवाया था। होप आपको अच्छा लगा होगा एंड उसके नोट्स आपको पीडीएफ में दूसरी प्रकार से मिल गए होंगे, वाइट बोर्ड से हट करके लिखा वही होगा। यही चीज़ यहाँ पर भी होगा कि इसके नोट्स लिखा यही होगा, बट आपको दूसरी तरह मिल जाएगा पीडीएफ में। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। पहला हमारा ह्यूमन आई और वर्किंग, हमारा यहीं से स्टार्ट होती है कहानी। ह्यूमन आई एंड वर्किंग आपको पता ही होगा कि एंड समवेयर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बोर्ड के लिए, कहीं कहीं पर आता है, किसी डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाता है, कहीं पर नहीं आता। मेरे पेपर में तो नहीं आया था बट आपके में आ सकता है। इसे ह्यूमन आई और वर्किंग में इरिस, कॉर्निया, विट्रस ह्यूमर, प्यूपिल, सिलियरी मसल, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना, लेंस और विट्रस ह्यूमर, ये पॉइंट हैं। अब इसमें से मेन है हमारा इरिस, कॉर्निया, लेंस और विट्रस ह्यूमर कहीं पर है, प्यूपिल और रेटिना और ब्लाइंड स्पॉट, ये मेन है, इसे आप ज़रूर से समझिएगा। इरिस से हम स्टार्ट करते, पहले कॉर्निया से स्टार्ट करते हैं, आउटसाइड पार्ट। ये हमारा आँख का आउटसाइड पार्ट होता है जो हेल्प करता है किसी भी लाइट के इंटरिंग में। कॉर्निया बाकी चीज़ों को कवर करके भी रखता है एंड समवेयर ये लिक्विड पार्ट से फिल्ड भी होता है इनसाइड, यानी ये जो हमारा है ये सब लिक्विड से फिल होता है और ये पूरा का पूरा हमारा कॉर्निया है। और ये प्रोटेक्ट भी करता है अंदर जाने वाले कहीं पर डस्ट पार्टिकल्स से, वहाँ पर कॉर्निया प्रोटेक्ट भी करते हैं। उसके बाद है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बेसिकली फ्लड लिक्विड है जो फिल्ड होता है कॉर्निया और इरिस और प्यूपिल के बीच में। एक्वस ह्यूमर यानी एक वाइट, पेल वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो फिल्ड होता है कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में, जो आँख को बैलेंस करता है। आई मीन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम कहते हैं कि वहाँ पर आई जब जाती है तो लेंस पर सीधा अटैक नहीं करती, इट रिफ्रैक्ट्स, धीमे हो जाती है लाइट, हम ऐसा कह सकते हैं। तो एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये काम करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने सिर्फ लेंस का लिखा है, 1.396 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है लेंस पॉइंट की। लेंस का अगर कोई एमसीक्यू आ सकता है, अब तो 10 एमसीक्यू आएंगे, 20 आएंगे, तो उस वजह से 1.396 इसका लेंस का ज़रूर से याद करिएगा। अब हम चलते हैं थर्ड पर, प्यूपिल पर। प्यूपिल है हमारा एक्वस ह्यूमर, इरिस, और उसके मतलब कि एक्वस ह्यूमर में ही एक बीच पॉइंट होता है, यानी इरिस जो है उसके बीच में एक पॉइंट होता है प्यूपिल। प्यूपिल बेसिकली एक ब्लैक स्पॉट होता है, अगर आप देखो हम अपनी आँख में ही, तो वो ब्लैक स्पॉट होता है जो लाइट के इंट्रेक में मदद करता है, लाइट के इंटर होने पर और बाकी चीज़ों में जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें मैनेज करने में मदद करता है प्यूपिल। यानी कि प्यूपिल वो वो डार्क स्पॉट है जहाँ से लाइट इंटर होती है। इरिस क्या है? इरिस बेसिकली दो पॉइंट है जहाँ से लाइट इंटर होती है, मतलब लाइट यहाँ से आती है, यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, मतलब यहाँ से डाइवर्ज होती है, फिर लेंस पर आके कन्वर्ज होती है। तो इरिस वो पॉइंट है जहाँ पर ये बाकी लेंस पर लाइट जाने में हेल्प करती है, यानी इरिस वो पॉइंट है जहाँ से लाइट लेंस पर जाती है और इरिस उन लाइट को जाने में हेल्प भी करती है लेंस पर, तो वह बेसिकली इरिस होता है। इरिस यहाँ पर दो पॉइंट हैं आँख में, मतलब ये डायग्राम है आपकी आँख में, दो, एक में हमें नहीं दिखता क्योंकि वो तो इनसाइड में ही है, तो इस वजह से ये अंदर से जाती है लाइट, यहाँ से आती है, डाइवर्ज होती है, फिर उसके बाद ये कन्वर्ज करने में हेल्प करती है और कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली और कन्वर्ज करके हमारे रेटिना पर आई मतलब इमेज बनाती है। उसके बाद लेंस आता है। लेंस को आपको पता ही है कि लेंस यहाँ पर कॉन्वेक्स है हमारी आँख में, जो कन्वर्ज करती है लाइट को और कन्वर्ज करके उस लाइट को रेटिना पर लाती है। अब यहाँ पर इरिस का वही काम है कि जब यहाँ से लाइट आती है तो यहाँ से आते आते ये डाइवर्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक है डेंसर मीडियम हम कह सकते हैं, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, रेयरर से डेंसर में आती है हमारी आँख में, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो इरिस डाइवर्ज करता है, फिर लेंस हमारा कन्वर्ज करके रेटिना पर हमारी इमेज बनवाता है। अब चलते हैं हम सिलियरी मसल पर। सिलियरी मसल बेसिकली वो मसल है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करके देख पाते हैं, यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उस चीज़ पर फोकस करें तो वो सिलियरी मसल हेल्प करते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन दैट सरफेस।
इस चीज़ को, यानी लेंस और इरिश और प्यूपिल, इन सब वगैरह को, लेंस को उस जगह पर फोकस करती है जिससे वो ऑब्जेक्ट हमारे साफ दिख सके। अब विट्रस ह्यूमर क्या है? विट्रस ह्यूमर बेसिकली लिक्विड फील्ड है, ये जेली लाइक मटेरियल होता है विट्रस ह्यूमर में, जो फील्ड होता है कॉर्निया लेंस से रेटिना के बीच में, लेंस से ब्लाइंड स्पॉट के बीच में या रेटिना के बीच में पूरे आई में फील्ड होता है विट्रस ह्यूमर। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर या फिर जेली लाइक मटेरियल होता है। रेटिना क्या है? रेटिना वो पॉइंट है जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, जहाँ से हमें इमेज जाती है बट वहाँ से हमें दिखता नहीं है, हमें उस जगह से जाकर ऑप्टिक नर्व से माइंड में जाता है, तो वहाँ पर हमें उस वजह से पता चलता है कि हमारे पास हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, बट इमेज हमारी रेटिना पर ही फॉर्म होती है, बट जो वर्क होता है वो ऑप्टिक नर्व का होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट है जहाँ से वो ऑप्टिक नर्व से अपना कनेक्शन तोड़ती है एंड जहाँ पर ब्लैक इमेज बनती है, जहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती, डार्क कलर हो जाता है वहाँ पर, यानी हम किसी चीज़ को देखते हैं वो हमें दिखता ही नहीं है, उस चीज़ को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। वो इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर बनती है, यानी ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी ऑप्टिक नर्व नहीं रहती, इस वजह से वहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनता एंड वो पॉइंट हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जल्दी से रिकॉल कर लो कि इरिश हम कॉर्निया से डिस्कस करते हैं। कॉर्निया है हमारे पास की ये जो आउटर सरफेस है जो सभी को कवर करके रखता है, जहाँ से लाइट बेसिकली पहली बार पास होती है। एक्वस ह्यूमर क्या है? दो पॉइंट के बीच में, यानी कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर है, जो एक लिक्विड टाइप मटेरियल है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पर होता है। इरिश है हमारा, इरिश जहाँ से डाइवर्जिंग रेज आती हैं, ये कन्वर्ज करवाने में हेल्प करती है विद लेंस के साथ। और उसके बाद हम प्यूपिल को डिस्कस करें। प्यूपिल एक ब्लाइंड स्पॉट है, डार्क स्पॉट है जहाँ से लाइट इंटर होती है। लेंस है हमारा जहाँ से लाइट कन्वर्ज होकर हमारे रेटिना पर मिलती है। विट्रस ह्यूमर है, दो लिक्विड जेली लाइक लिक्विड होता है हमारा, जो फील्ड होता है लेंस और रेटिना ब्लाइंड स्पॉट के बीच में, यानी पूरे आई में। सिलियरी मशल है जो हेल्प करती है टू कॉन्ट्रैक्ट द लेंस, उस चीज़ पर फोकस करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर जिसे हम देख रहे हैं। ऑप्टिक नर्व जिसकी मदद से हमें जिसकी मदद से हमें इमेज दिखाई देती है, ऑप्टिक नर्व वो होता है। रेटिना जहाँ पर इमेज बनती है, ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती, मतलब हमें ब्लैक नहीं दिखता, हमें कुछ नहीं दिखता, बस हमारी आँख ही वहीं पर फोकस करती है। हमारे लिए ये है रियल लाइफ में। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? ये सब था। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लियर इमेज बाय सिलियरी मसल कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा था कि पावर ऑफ अकोमोडेशन बेसिकली हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर हो या फिर पास में हो, हम उस पर जितना अपनी आँख पर प्रेशर लगाते हैं या फिर अपने आप पर जोर लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट को देखने में, उस चीज़ को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। यानी द अमाउंट ऑफ पावर of accommodation, the amount of power used by the ciliary muscle to focus at that object या फिर that image, वही हमारा power of accommodation। क्लियर? अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन पर चलते हैं। हमने डिस्कस किया था मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया, और भी दो है, प्रेसबायोपिया, एस्टिमेशन, बस वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये दो इम्पॉर्टेंट है। मायोपिया पर शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया हमें दिक्कत होती है। मायोपिया क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस कभी आ जाए तो, अगर शॉर्ट साइटेडनेस लिखा हो तो शॉर्ट साइटेडनेस हमें पढ़ के लगता है कि शॉर्ट वाला नहीं दिखेगा, बट अगर शॉर्ट साइटेडनेस लिखा हो तो इसका मतलब हमें पास का दिखेगा। लॉन्ग साइटेडनेस लिखा हो तो मतलब लॉन्ग का दिखेगा। क्लियर? मायोपिया वही है कि जहाँ पर वेयर वी आर एबल टू सी अ इमेज क्लियर, वही है हमारा मायोपिया, मतलब नियरर ऑब्जेक्ट। नियरर ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, वो है हमारा मायोपिया। वो डिफेक्ट होता है मायोपिया, लेकिन हम फार ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बट ब्लरिश दिखता है, ये नहीं कि हमें दिखता ही नहीं। हाँ, तो इसके क्या होता है इसमें कि आपको पता ही है कि यहाँ पर नियरर ऑब्जेक्ट विजिबल है, नियरर ऑब्जेक्ट विजिबल है, नियरर ऑब्जेक्ट विजिबल है। क्लियर? और यहाँ पर कैसे क्या होता है कि मायोपिया में पहली बात
अगर हम बनाना चाहें इसे इरेज कर देते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। नाउ अब डिस्कस करते हैं मायोपिया को। मायोपिया हमारा बेसिकली ये लेंस होता है ऐसे, मतलब हम ये आई बनाना है। ये ऐसे मान लो आई है, यहाँ पर हमारा है रेटिना, मान लेते हैं ऐसे, हमें यहाँ पर है रेटिना। रेटिना मतलब ये है रेटिना, ठीक। पढ़ तो लिए होगे, पता ही होगा। यहाँ पर ये लेंस, क्लियर, या फिर रहने दो, बना लेते हैं, ये लेंस है, क्लियर। इमेज हमारा मान लो ये नियरर पॉइंट है, नियरर पॉइंट यहाँ से हमारा लेंस मतलब सॉरी मतलब वो मतलब रेज आ रही हैं, इंसिडेंट रे। तो ये नियरर ऑब्जेक्ट का तो हमारा रेटिना पर ही रिफ्लेक्ट कन्वर्ज होकर रेटिना पर ही इमेज बनेगा। अब मान लो फार पॉइंट इन्फिनिटी से आ रहा है कोई, सॉरी पैरेलल आएगा, इन्फिनिटी से आ रही है इंसिडेंट रे। अब ये हमारा हमें क्या करता है कि ये पहले ही कन्वर्ज कर देता है लाइट को, यानी हमारा इमेज यहाँ रेटिना तक इमेज नहीं पहुँचता, हमारा यहीं पर पॉइंट इंटरसेक्ट कर जाता है, जिससे हमें रेज नहीं, मतलब इमेज नहीं दिखता, ब्लरिश दिखता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो वहीं पर ये क्यों होता है, बिकॉज रीज़न लिख लेते हैं। रीज़न पहला है ड्यू टू इंक्रीज इन द फोकल लेंथ, ड्यू टू इंक्रीज इन द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारा इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से फोकल लेंथ अगर इंक्रीज हो जाएगा आएगा तो हमारा इमेज पहले ही बनेगा, क्लियर। दूसरा अगर हम कह लें, दूसरा है हमारे पास कि जो कन्वर्जिंग लेंस है, लेंस आई लेंस कह लें, आई लेंस कन्वर्ज द लाइट मच, ज़्यादा कन्वर्ज करने लगती है, जिस वजह से हमारा जो डिफेक्ट है वो हो जाता है। इस वजह से हमें यूज़ करना पड़ता है ग्लासेस, यानी कि हमें चश्मे का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम करेक्शन इसकी बात करें, करेक्शन में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, सॉरी कॉनकेव लेंस को। हाँ बस हम, अगर आप अभी तो हम नहीं लिखे, शॉर्ट वीडियो है इस वजह से नहीं लिख रहे हैं पूरा, आप चाहो तो बड़ी वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर है यूज़ हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। अब कैसे करेंगे यूज़ ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर अगर हम कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, कॉनकेव हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो अगर मान लो ये हमने कॉनकेव लेंस लगाया आई के सामने, सॉरी ये है रेटिना, तो यहाँ पर अगर हमने कोई पैरेलल रेज लाते हैं, इंसिडेंट रे, और ये हमें थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे, तो हमें एक चीज़ छोटा एक बड़ा बनना तभी हमारा पहुँचेगा। तो हम इसको लेंस, आई लेंस को इतनी बड़ी बना लें, ठीक है, ये बना लेते हैं मान लो, वरना दिक्कत होगी समझ में। ये आई लेंस है, वो रेटिना है मान लो। तो यहाँ से हमारा थोड़ा डाइवर्ज हो जाती है रे कॉनकेव की वजह से, क्लियर। अब इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो ज़्यादा है और फोकल लेंथ भी ज़्यादा है, तो इस वजह से इसके कारण जब इसके कन्वर्जिंग जो पावर है वो है, मतलब कि ये डाइवर्ज हो चुका है, अब ये कन्वर्ज करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये भी कन्वर्ज होकर सीधा हमारा इस पॉइंट पर मिलेगा, क्लियर। इस वजह से हम कॉनकेव का यूज़ करते हैं। सेम चीज़ हमारा लॉन्ग साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि लॉन्ग चीज़ें हमें दिखती हैं बट पास की चीज़ें हमें नहीं दिखती, यानी अगर हम कह लें लार्ज रेंज ऑब्जेक्ट क्या है, विजिबल, ठीक। ये हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ये अगर हम डायग्राम बनाना चाहें, यहाँ पर हमारी रेज आती हैं मान लो इस पॉइंट से किसी मतलब नियरर पॉइंट से आती हैं, तो ये ऐसे जाती है,
मतलब बिहाइंड द रेटिना बनता है। क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी कन्वर्जिंग पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है, हम ऐसा कह सकते हैं। मतलब ख़त्म क्या, कम हो जाती है, जिस वजह से ब्लरिश टाइप का हमारा नियरर ऑब्जेक्ट दिखता है। 25 सेंटीमीटर तो नॉर्मल ह्यूमन आई है जो देख सकती है, बट डिफेक्ट के कारण ये 25 सेंटर भी नहीं देख पाते, हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर? तो यहीं पर हम कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का, जो पहले ही और कन्वर्ज कर, मतलब ऐसे रे आ रही है तो ये और कन्वर्ज कर देगी, इसकी कन्वर्जिंग पावर कम है तो इस वजह से हल्का हल्का कन्वर्ज करके रेटिना पर हमारी इमेज बना देगी। क्लियर? इस वजह से होप आपको वर्ड समझ आ गया होगा, क्योंकि हम लिख नहीं सकते, शॉर्ट वीडियो है आपके लिए बस एज अ रिवीजन। तो ये हमारा हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया के केस में। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म क्या है? पहले बात प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज अ पीस ऑफ अ ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू ट्रायंगुलर एंड थ्री ट्रायंगुलर सरफेस। यानी बेसिकली प्रिज्म हमारा 3D स्ट्रक्चर है, 3D है, ये सारी चीज़ें 3D हैं। वहाँ पर कई दो या तीन ट्रायंगुलर सरफेस मिल करके एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक प्रिज्म का तैयार करते हैं, जहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, कई सारी रेज हमें दिखने लगती हैं। हम ऐसा कह सकते हैं, अगर आपने प्रिज्म कभी देखा हो तो वो एक पीस है ट्रायंगुलर शेप का, जो दो या तीन तरफ से बाउंडेड होता है, दो से तो नहीं, तीन से ही होता है। तीन ट्रायंगुलर सरफेस, रेक्टेंगुलर नहीं ट्रायंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर शेप का भी होता है, बट हम ट्रायंगुलर लिख लेते हैं। होता तो बहुत शेप का, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर का और पेंटागनल शेप का भी होता है। आप जब 12th में जाओगे तो पढ़ोगे, तो ऐसा होता है। अब यहाँ पर हमने इसका डेरिवेशन करवाया था बड़ी वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो भी है डेरिवेशन की, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सिर्फ इसका डेरिवेशन ही है, आप देख सकते हो। तो ये हमारा प्रिज्म है। बेसिकली इंसिडेंट रेज आती हैं फ्रॉम किसी भी पॉइंट पर, मान लो P पॉइंट से आती हैं, अंदर जाने के बाद रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो जाएगी, ये नॉर्मल है, टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगी। फिर उसके बाद डेंसर से रेयर में ये नॉर्मल है उसके मतलब ये जो नॉर्मल है उसके अवे द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगी, मतलब उसके और नीचे बेंड हो जाएगी, तो ये और नीचे से जाएगी RS पॉइंट पर। ये नॉर्मल है, यहाँ से हमारा पता ही है कि इंसिडेंट रे हो जाएगा या रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। जब एक इंसिडेंट रे और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मीट करती हैं, वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। जब नॉर्मल पॉइंट और एक रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं जिस पॉइंट पर, उसमें जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। सारी चीज़ें हम लिख के नहीं बता सकते, आप आवाज़ में अपने नोट्स को देखकर कहीं से भी बनाए हो आप सुन सकते हो, बुक का ही आप खोल के सुन सकते हो सिर्फ। अब यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट O है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से नॉर्मल और इंसिडेंट रे मतलब पहली इंसिडेंट रे और नॉर्मल जाकर एक दूसरे से मीट करते हैं, वो इंसिडेंट रे है। जहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद स्ट्रेट लाइन जाती है, तो वहाँ पर पहला रिफ्लेक्शन और नॉर्मल रे जहाँ पर मीट करता है वो रिफ्लेक्टेड रे होती है। अब यहाँ पर भी R ही होता है, रिफ्रैक्टेड रे। अब हमारा कंडीशन, लाइट जो है वो पीछे की तरफ भी ट्रैवल करके वही आएगी, यानी अगर हम इसे ऐसे भेज दें तो वहीं पर ऐसे ही वापस जाएगी, कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब ये सब चीज़ें हो जाती है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हमारा होता है I + E - है। अगर हम इसमें एंगल I = एंगल E कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है मिनिमम डेविएशन वाला एंगल। अब इसमें अगर हम I को हम π/2 पुट कर दें तो हमारा मैक्सिमम डेविएशन बनता है, मैक्सिमम डेविएशन का। क्लियर? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का क्या होता है? साइन मिनिमम डेविएशन प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। इसका फॉर्मूला डेराइव का मतलब कोई, ये तो डेरिवेशन शायद 10th में नहीं आएगा, 12th में आएगा, बट हमने 10th के लिए ही डेराइव करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो, फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, phenomena due to which white light splits into the constituent color when passed through the prism से हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। पहली बात डिफ्रैक्शन होता है हमारा प्रिज्म से, तो प्रिज्म से जब मतलब एक लाइट पास होती है, हमें भी पता है कि जब लाइट पास होती है तो वहाँ से विबग्योर कलर पैटर्न निकलता है प्रिज्म से।
क्यों निकलता है आप 12th में पढ़ोगे, अभी बताएंगे। तो अभी आपका वो एग्ज़ाम वैसे भी आ रहा है, तो अभी कोई भी चीज़ नहीं, बस इतना याद रखिए कि फिनोमिना मतलब जिस वजह से लाइट पास होने पर विबग्योर फॉर्म में निकलती है, वही विबग्योर यहाँ नहीं लिखा, कई सारे लाइट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में निकलती हैं, वो हमारा डिफ्रैक्शन होता है। क्लियर। अब ये रिफ्रैक्शन इन नेचर वाला पॉइंट, रेनबो फॉर्मेशन। आपने देखा होगा जब बारिश में रेनबो फॉर्म होती है, फॉर्मेशन क्यों होता है? रेनबो फॉर्मेशन बेसिकली जब सूरज पहली बात तो जब बारिश हो जाती है, या फिर हम कहते हैं हल्की हल्की बारिश होती है, तब सन जब निकलता है हल्का फुल्का, जिस सन की रेज हमें जब हल्की फुल्की दिखती हैं, तब वहाँ से हमें उसके अपोजिट साइड में हमें रेनबो हमेशा दिखेगा। कैसे? मान लो यहाँ पर ये अर्थ है, अगर यहाँ पर सन निकला है तो इसके अपोजिट साइड ही हमें रेनबो दिखेगा। यहाँ पर कभी भी यहाँ पर या फिर इसके पास ही हमें कभी रेनबो नहीं दिखेगा। ये फिनोमिनल नेचर है। क्लियर। यहाँ पर रेनबो हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, आपके बुक में भी लिखा होगा। अब क्यों दिखता है? जब बारिश होती है तो वहाँ पर उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एज अ प्रिज्म काम करने लगते हैं, जिसके सन की रेज के लाइट पड़ने से वो एक दूसरे से रिफ्रैक्ट होकर के एक रेनबो तैयार करते, मतलब एक डिस्पर्जन होती है लाइट का विबग्योर के फॉर्म में, जिससे हमें रेनबो दिखाई देता है। क्लियर। आप सिंपल लैंग्वेज में समझाया, आप इंग्लिश में बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख सकते हो अगर ये पेपर में आता है तो। एटमॉस्फेरिक कोई भी यहाँ पर पॉइंट नहीं है मेन पॉइंट कि हमें एमसीक्यू में आएगा, नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा ही नहीं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? दूसरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेसिकली हम देखते हैं विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जहाँ से आग वाग हम देखते हैं, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है वो कहीं पर डिफरेंट होता है। जैसे विंड इफेक्ट हम जब देखते हैं, विंड एनर्जी विंड एनर्जी जहाँ पर होता है वहाँ पर टेम्परेचर अलग, जहाँ से आग वाग निकलती है वहाँ पर टेम्परेचर अलग होता है। जहाँ से सन आता है जहाँ से सन की रेज आती है वहाँ पर टेम्परेचर अलग होता है, जहाँ से ठंड होती है वहाँ टेम्परेचर अलग होता है। तो इस वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेसिकली है कि जहाँ पर इस बेसिकली लाइट पास होती रहेंगी, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कई सारे एटमॉस्फेरिक जो लाइट होंगी, रेज होंगी, वो अपना रिफ्रैक्ट होंगी, जिससे इधर उधर रेज पास होती हैं। और उस वजह से जब हम बारिश भी होती है, अगर हम फिर रेनबो पर स्विच करें तो हमें वो दिखता है, रेनबो ही दिखता है। रेनबो स्विच करें भूल गए। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये तो पूरा एक वीडियो था, फिर अब बताते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बेसिकली ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है कि जब हम अर्थ के बाहर जहाँ से स्टार्स की रेज आती हैं, अर्थ है, यहाँ है स्टार, यहाँ पर कहीं पर भी ये मान लो ये हमारा है पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, मान लो सन यहाँ पर है, क्लियर, मून यहाँ पर है। अब सन की रेज यहाँ पर आ रही हैं, पड़ रही हैं अर्थ पर, ठीक है। मान लो सन की रेज यहाँ पर है, ये थोड़ा डार्क हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर मून का रिफ्लेक्शन मान लो यहाँ पर, मतलब मून की लाइट मान लो यहाँ पर पड़ी है, नॉन ल्यूमिनस होता है पता है, तो यहाँ पर मतलब मून की लाइट पड़ रही है। तो जैसे जैसे स्टार मान लो उसकी रेज यहाँ पर आती जाएंगी, वैसे वैसे इसका टेम्परेचर, मान लो सन का टेम्परेचर अलग हो रहा चेंज, मून का टेम्परेचर अलग चेंज हो रहा, और यहाँ पर मान लो ठंडा है, कोई भी मतलब लाइट नहीं है तो उसका टेम्परेचर कोल्ड है, ऐसे मान लेते हैं। तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर वैरी करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका चेंज होगा। इस वजह से हमारी आंख को वो दिखता है कि वो ब्लिंक हो रहा है वो स्टार। यहाँ पे बेसिकली वो अपने स्ट्रेट लाइन में ही आती है, बट ड्यू टू द रीज़न ऑफ एटमॉस्फेयर, ड्यू टू द रीज़न ऑफ टेम्परेचर आउटसाइड द अर्थ, हमें लगता है कि वो स्टार ब्लिंक कर रहा है, बट वो ब्लिंक नहीं होता है। अब यही केस होता है हमारा किसी स्टार को देखते हैं, स्टार मतलब कि किसी प्लैनेट को देखते हैं, बेसिकली हम नहीं जान पाते वो प्लैनेट है या क्या है,
इस सारी चीज़ें वो सब उसी तरह से दिखती हैं। बट अगर वही चीज़ होता है कि टेम्परेचर घटता बढ़ता है, जिस वजह से जब कोई भी रेज आती हैं तो वो टेम्परेचर को वेरी करती हैं, इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते होते वो मतलब ब्लिंक करता हुआ हमें दिखता है, हमारी आँख पर वैसे आता है। अब टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट बेसिकली जब कोई भी एटमॉस्फेरिक लाइट, मान लो सनलाइट ही है, हमारे एटमॉस्फेयर में स्मॉल पार्टिकल्स हैं, डस्ट हैं, कई सारी चीज़ें हैं, एक साथ मिल करके रिफ्लेक्शन के कारण ही हमें वो लाइट दिखती है। लाइट वैसे हम देख नहीं सकते, बट लाइट रिफ्लेक्ट होकर ही वो ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं तो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। ठीक है, क्या मतलब कि मान लो अर्थ है हमारे पास, यहाँ से कोई सन से लाइट आ रही है, क्लियर, लाइट आते आते ऐसे ऐसे लाइट आ रही है, यहाँ पर हमें लाइट डायरेक्टली नहीं दिखती है, यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। आप किसी भी लाइट में, लाइट को हम देख नहीं सकते, लाइट मतलब कि अगर हम ऐसे छोटा सा होल अगर हम देख लेते हैं कहीं दीवार पर, तो वहाँ से जब रेज आती हैं तो वहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हुए दिखाई देते हैं, हमने कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा। तो लाइट जब आती है तो यहाँ पर अर्थ में जो कई सारे स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो एक दूसरे में लाइट, हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये सब होता है, जिस वजह से किसी ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट होकर जब लाइट पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। मतलब वो कोई प्रोसेस नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि क्या इसमें देर लगती है? देर कुछ नहीं लगता, लाइट फास्ट ट्रेवल है, हमें भी पता है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड चलती है वैक्यूम में, तो लाइट तुरंत का तुरंत हो जाता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की हमें तुरंत ही दिखने लगता है, कोई भी प्रोसेस नहीं लगता कि अभी इस पर पड़ेगा, फिर इस पर पड़ेगा, फिर इस पर पड़ेगा, तो फिर हमें आँख में वो इमेज दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो टिंडल इफेक्ट क्या था? कि टिंडल इफेक्ट है कि जब कहीं पर कि मतलब रेज, सनलाइट रेज आ रही हैं, सन रेज आ रही हैं, तो कई सारे पार्टिकल से रिफ्रैक्शन से वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। तो वही जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है लाइट टू लाइट और हमारी आंख पर पड़ने का ऑब्जेक्ट, वो है हमारा टिंडल इफेक्ट। अगर आप इंग्लिश में चाहो तो आप पीछे वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर डेफिनेशन के साथ है। कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क। कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों होता है? पहली बात, विबग्योर पे हम चलते हैं। अब टिंडल मतलब क्या? हाँ, स्काई ब्लू वाला, मान लो है हमारा अर्थ, क्लियर। सॉरी, हमने तो विबग्योर कहा था, विबग्योर लेते हैं पहले, विबग्योर लेते हैं। यहाँ पर पहली बात तो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, इसका कॉम्बिनेशन हमें एक ही कलर दिखेगा। वॉयलेट भी अगर हम मिला लें तो इंडिगो और ब्लू को, तो हमें एज अ ब्लू ही दिखेगा। हम स्काई ब्लू कह सकते हैं, डार्क ब्लू, जो भी कहें, हमें ब्लू ही दिखेगा। ग्रीन में अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, मतलब इन सब का वेवलेंथ भी अलग है। आप जानते हो सबसे इसका ज़्यादा इसका होता है, फिर इससे सबसे कम इसका होता है। जो रेड का वेवलेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, वॉयलेट का कम होता है। इसका अप्रॉक्स 8000 हम कह सकते हैं, 78880 होता है शायद, तो हमारा रेड का सबसे हाईएस्ट होता है और इसका सबसे कम होता है, जिस वजह से रेड लाइट बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होती है और वो हमें ज़्यादा मतलब कि वो बहुत ही देर बाद दिखाई देती है और वो ज़्यादा विजिबल होती है। कैसे? ये जो लाइट सन से रेज आती हैं विबग्योर फॉर्म में नहीं आती है, वो डायरेक्ट आती है, हमें विबग्योर इस वजह से दिखता है क्योंकि वो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के कारण। तो स्काई में इनका वेवलेंथ कम होता है, VIB का, G का भी और इसका भी, बट इन तीनों का अगर मिक्सचर हमारा ब्लू है तो इन दोनों का मिक्सचर भी ब्लू ही होगा, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा कंडीशन में है। तो इसका जब ब्लू है तो इन दोनों का भी ब्लू ही होगा। ये हमारा सन से पहले ही स्कैटर हो जाता है वेवलेंथ कम होने के कारण, और जो रेड लाइट या फिर येलो, ऑरेंज और रेड जो होता है, ये हमारे एक और डार्क ऑरेंज फॉर्म करता है, जिस वजह से जब हम उठते हैं सुबह तो वहाँ पर अगर हम देखें तो वो थोड़ा रेडिश टाइप की लाइट, सनलाइट की हमारे आँख पर पड़ेगी, क्लियर। तो वही कारण होता है कि ये इसका वेवलेंथ कम होता है,
color of the sky is blue because of due to the minimum wavelength of violet, indigo and blue, it reflects most on the sky before traveling towards the earth. और ये रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन ये पहले डाइवर्ट तो सब हो जाती हैं, बट रेड ज़्यादातर मैक्सिमम वेवलेंथ है, इस वजह से वो ज़्यादा ट्रैवल कर सकती है, इस वजह से हमें स्काई ब्लू दिखता है। ये तीनों ब्लू कलर में पूरा स्कैटर हो जाता है, जिससे ब्लू होता है स्काई। क्लियर? तो बेसिकली 30 मिनट में फिर से कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला है इलेक्ट्रिसिटी और उसको भी जल्दी से ख़त्म कर देंगे। तो अब आपको समझ में आ गए सारी चीज़ें। तो कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच। Subject Academy learner